स्टॉक मार्केट, आईपीओ, शेयर्स। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग इन चीज़ों से थोड़ा झिझकते थे, लेकिन आज करोड़ों इंडियंस अपनी गाढ़ी कमाई स्टॉक मार्केट में धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2025 तो एक तरीके से पूरा साल ही आईपीओ का रहा। लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, टाइटन कैपिटल्स, ऐसे तमाम आईपीओ इस साल आए। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से एक और आईपीओ है जो काफ़ी खबरों में है, हेडलाइन बना रहा है, और वो कंपनी है ग्रो। एक कंपनी जो आपके पैसे इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करती है, लेकिन रिसेंटली ग्रो बहुत ट्रेंड में है क्योंकि उसका आईपीओ आया है। बहुत अच्छे प्रीमियम पर ये लिस्ट भी हुआ है और 19 नवंबर को प्राइसेस तेज़ी से गिरे भी। कंपनी के को फाउंडर अरबपति भी बने। कंपनी ने स्टॉक मार्केट में आते ही तमाम रिकॉर्ड्स भी तोड़े। तो आज हम जानेंगे कि ग्रो में ऐसा क्या है, कौन से रिकॉर्ड टूट रहे हैं और क्यों इतने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए एक्सपर्ट का क्या कहना है और ऐसे तमाम और सवाल। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। बात आईपीओ की करें, अलग अलग कंपनियों की करें, उससे पहले आपके लिए एक न्योता। लल्लन टॉप का सालाना जलसा लल्लन टॉप अड्डा वापस आ रहा है। तारीख है 21, 22, 23 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। सुनील शेट्टी, कुमार विश्वास, पीयूष मिश्रा, सपना चौधरी, मनु भाकर, सोना महापात्रा जैसे तमाम बड़े नाम यहाँ पर होंगे। साधो बैंड जैसे तमाम अलग अलग परफॉर्मेंस होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे और साथ में लल्लन टॉप का पूरा परिवार। फ्री पास लेने के लिए आपको खेलनी है एक छोटी सी क्विज। 3 सवालों का जवाब देना है। क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सही जवाब देने वालों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा टिकट रूपी QR कोड। आइए अड्डे में मुलाकात होगी। अब चलते हैं आज की खबर पे। ग्रो एक ऐसी कंपनी जो लोगों के स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। इसके पेरेंट कंपनी का नाम है बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर। ये कंपनी 2017 में शुरू हुई। इसका मकसद था इन्वेस्टमेंट को एक आम भारतीय के लिए सरल, सुरक्षित, सस्ता बनाना। अब ग्रो सुर्खियों में बनी रही क्योंकि हाल ही में इसका आईपीओ आया। आईपीओ का पूरा नाम क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जिसमें कंपनी के शेयर अब आम जनता भी खरीद सकती है। इस आईपीओ का प्राइस 95 से 100 रुपये था और कंपनी की लिस्टिंग 12 नवंबर 2025 को हुई। लिस्टिंग के साथ ही कंपनी ने तेज़ शुरुआत की और कुछ ही दिनों में शेयर का प्राइस लगभग 90% ऊपर चला गया। लेकिन 19 नवंबर को इसके शेयर में पहली बार तेज़ गिरावट देखने को मिली। शेयर 10% नीचे गिर गए। लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक मार्केट में लोअर सर्किट वो मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके बाद उस शेयर की कीमत और नीचे नहीं गिर सकती। जैसे अगर किसी का शेयर 100 रुपये का है और इस पर 10% लोअर सर्किट लगा है तो उस दिन ये 90 रुपये तक पहुंचा और उसके बाद ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? शेयर बाजार के एक्सपर्ट मानते हैं कि क्योंकि कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई थी तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बनाने के लिए शेयर्स बेचे। इससे प्राइस गिर गया। मेहता इक्विटीज़ के प्रशांत तापसे ने इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए कहा कि लिस्टिंग के बाद शेयर में पहले ही तेज़ी देखी जा चुकी थी और वैल्यूएशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ लगने लगा। ओवर वैल्यूड मतलब जितनी इसकी असल कीमत होनी चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये उससे ज़्यादा दामों में बेचा जा रहा है। तो ऐसे में भी इन्वेस्टर्स शेयर बेच देते हैं और प्राइस नीचे आ जाते हैं। इस डिप के पीछे एक और कारण है शॉर्ट सेलिंग। इसे आराम से समझेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, इनका नाम है अभिजीत चोकसी। इन्होंने 19 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। कहा कि ग्रो के शेयर्स में एनएसई पर 30 लाख से ज़्यादा यूनिट ऑक्शन में चली गई। अब इसका क्या मतलब होता है? स्टॉक मार्केट में एक स्पेशल तरह के ट्रांजैक्शन को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसका मतलब आप उसी दिन खरीद रहे हैं और मार्केट बंद होने से पहले बेच रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ऑप्शन होता है, आप शेयर बेच पहले देते हैं और खरीदते बाद में। मैंने उल्टा नहीं बोला और आपने सही सुना है। तो होता क्या है, इन्वेस्टर्स बेचने के ऑर्डर डालते हैं। मान लीजिए 100 रुपये में सुबह बेच दिया। वो ये भी मानते हैं कि वो अगले दिन यानी T+1 सेटलमेंट समय सीमा के भीतर सस्ते में शेयर खरीद कर ट्रांजैक्शन पूरा कर देंगे। T+1 का नियम कहता है कि जिस दिन आप शेयर बेचते हैं उसके अगले दिन आपको वो शेयर एक्सचेंज को देना ही होता है। लेकिन इन ट्रेडर्स ने सोचा कि शेयर का दाम गिरेगा और वो आसानी से खरीद कर दे देंगे। ऐसा हुआ नहीं। शेयर उल्टा चढ़ गया और उनके पास डिलीवरी के लिए शेयर थे नहीं। तो स्टॉक एक्सचेंज उन शेयर की नीलामी करते हैं, ऑक्शन लगा देते हैं। और ग्रो के शेयर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 30 लाख शेयर ऑक्शन पर थे। मतलब इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग करना चाहते थे पर उस तरह से कर नहीं पाए। इसलिए ये पूरी घटना ट्रेडर्स के लिए 100 करोड़ रुपए का बड़ा सबक बन गई।
लालच और तेज़ी में बिना सोचे समझे शॉर्ट करना और सेटलमेंट विंडो की अनदेखी करना भारी नुकसान करा गया। ग्रो की शेयर्स में आई इस गिरावट को समझने के लिए एक्सपर्ट्स को भी सुन लेते हैं। देखिए, ग्रो जब से लिस्ट हो चुका है, बहुत ही छोटी समय में शेयर ने करीबन 80-90% की बढ़त 5-6 दिनों में दिखाई है। तो एक तो कारण सिंपल है कि देखिए 5 दिन में निवेशकों को ऑलमोस्ट 80 से 90% का रिटर्न मिला है। आईपीओ ₹100 में आया था, करीबन 185-189 का हाई मार के स्टॉक ने अभी गिरावट देखी है। तो एक तो मुनाफा वसूली है, क्योंकि देखिए बहुत छोटे समय में जो लिस्टिंग वाले जो निवेशक है उनको अच्छा पैसा मिला है। और दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट को अभी लग रहा था कि जो ग्रो का मार्केट कैप है वो बीएसई से भी ज़्यादा हो गया था। अभी बीएसई का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ नहीं है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा बीएसई का, आई मीन ग्रो का मार्केट कैप हो गया था। तो वैल्यूएशन थोड़ा-सा बहुत महँगा हो गया था बहुत ही छोटे समय में। और अभी हमने ये भी सुना था कि काफ़ी लोगों ने ये स्टॉक को शॉर्ट सेल भी किया था, यानी जिनके पास शेयर नहीं थे उन्होंने माल बेचा था। तो वो भी लोग बहुत बुरी तरह से फँसे थे। तो यहाँ पे ऑक्शन करीबन 30 लाख शेयर का हो गया। तो ये भी एक कारण था कि शेयर में जो गिरावट है उसको ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट मिली। तो उसलिए मैं कहूँगा कि ये थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूली का गेम है। लिस्टिंग काफ़ी जल्दी और अच्छी हो गई, बहुत कम समय में पैसा अच्छा बना। तो ये डेफिनिटली एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, बट ये प्योरली लिस्टिंग के कारण हो गया। आगे क्या होगा, कंपनी के शेयर क्या और गिरेंगे, क्या शेयर होल्ड करने से फायदा होगा, इन सब बातों के जवाब जानने के लिए भी एक्सपर्ट के पास चलते हैं। देखिए, जिसका लिस्टिंग का गेन था उसने तो पैसा बनाया, लेकिन जिसको लंबी अवधि के लिए ये शेयर रखना है, देखिए ₹100 में शेयर दिया है, अभी भी मेरे ख्याल से 155-60 का भाव है। तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रो सबसे बड़ा ऑनलाइन ब्रोकर है, ज़ीरोधा से भी नंबर 1 है। और इनके जो प्रमोटर्स है वो बहुत ही एग्रेसिव है। देखिए बहुत छोटे समय में इन्होंने ये पोजीशन कमाई है, प्लस अभी वो वेल्थ मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। तो पहला तिमाही का रिजल्ट जो अक्टूबर टू दिसंबर का है वो आने दीजिए। मुझे लगता है कि नंबर्स आगे भी अच्छे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट में आईपीओस का सीजन चल रहा है, प्लस जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ग्रो के लिए डेफिनेटली ग्रो करने के लिए अच्छी पोजीशनिंग रहेगी। तो डेफिनेटली 6 टू 12 मंथ्स का आपका नजरिया तो होल्ड करिए। अभी भी आप पैसा बना ही रहे हो, लेकिन नजरिया कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का रखिए, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार आकाश पोदिशेट्टी की हाल ही में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक आईपीओ के बाद से ग्रो ने अपने शेयर्स की कीमत में करीब 90% तक की तेजी देखी। इसके चलते ललित केसरे, जो ग्रो के को फाउंडर हैं, वो भी अरबपति बन गए। ललित के पास इस स्टॉक ब्रेकिंग कंपनी के 55.9 करोड़ शेयर्स हैं। 17 नवंबर को इन शेयर्स की कीमत लगभग 9,400 करोड़ रुपए लगाई गई थी। ललित ने साल 2016 में अपनी नौकरी छोड़कर ग्रो की शुरुआत की। ललित फ्लिपकार्ट में कई सीनियर पोजीशन पर रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले हैं। वो एक किसान परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश में, इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग। ग्रो अब देश की सबसे वैल्यूएबल फिनटेक कंपनी में से एक है। हाल ही में कंपनी के शेयर का कुल बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। ललित केसरे के अलावा ग्रो के दूसरे को फाउंडर्स के नाम हैं हर्ष जैन, ईशान बंसल, नीरज सिंह। वैसे तो कंपनी की शुरुआत एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसने स्टॉक, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी एक्सपेंड किया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ग्रो ने लगभग 47% का शुद्ध लाभ मार्जिन दर्ज किया। ये इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों जैसे कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल और नुवामा से काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में 1,141 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 3,902 करोड़ रुपए हो गया। अब एक दूसरी खबर की बात, सब कुछ ठीक रहा तो दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट्स को अडानी ग्रुप खरीद लेगा। खबर है कि जेपी एसोसिएट्स को कर्ज देने वाले बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों ने सर्वसम्मति से अडानी इंटरप्राइजेस के प्रस्ताव में पक्ष दिया है, वोट दिया है। अभी तक अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप इस दौड़ में सबसे आगे था। वेदांता ग्रुप ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए बोली लगाई थी। यह फैसला सितंबर में हुई ई ऑक्शन के बाद आया है। वेदांता ने जेपी एसोसिएट्स के लिए 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी एसोसिएट्स को कर्ज देने वाली संस्थाओं ने अडानी एंटरप्राइजेस को इसलिए चुना क्योंकि अडानी ने ज्यादा अग्रिम भुगतान यानी अपफ्रंट पेमेंट की पेशकश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी के हिसाब से अडानी के प्रस्ताव वेदांता से लगभग 500 करोड़ रुपए कम था। हालांकि अडानी ने कितनी बोली लगाई ये अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। जेपी एसोसिएट्स सीमेंट, पावर, इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में कारोबार करती है। इस कंपनी पर कुल बकाया कर्ज 55,000 करोड़ रुपए है। इस महीने की शुरुआत में जयप्रकाश एसोसिएट्स के प्रमोटर मनोज गौड़ ने कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का सेटलमेंट प्लान पेश किया था, यानी वो खुद कंपनी को बचाने के लिए पैसा देने की पेशकश कर रहे थे।
लेकिन कर्जदाताओं को लगा कि मनोज गौड़ यह रकम देने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल सपोर्ट का सबूत नहीं दिखा पाए, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को भरोसेमंद नहीं माना। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि 13 नवंबर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गौड़ को हज़ारों घर खरीदारों से जुटाए गए पैसे से जुड़े करीब 14,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। लेकिन अगर जेपी एसोसिएट्स अडानी की झोली में जाता है तो इससे अडानी ग्रुप को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी जानना चाहिए। एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप सीमेंट में अभी काफी बड़ा प्लेयर है। अगर उनको जेपी एसोसिएट का प्लांट मिलता है तो कहीं ना कहीं तो देखिए बहुत सस्ते भाव पे उनको अच्छी कैपेसिटी मिलेगी, उनका जो ज्योग्राफिकल रीच भी बढ़ेगा। हालांकि देखिए जेपी एसोसिएट्स के शेयर होल्डर को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो एनसीएलटी का सेटलमेंट होगा और ये यूनिट जो अडानी को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले समय में ये इनकी कैपेसिटी को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए डील काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे की होगी और इसलिए अडानी को डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म तो फायदा होना चाहिए। हालांकि शेयर होल्डर ऑफ जेपी एसोसिएट्स को तो कोई बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो अभी पूरी तरह से वो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो जो भी फायदा है वो मेरे ख्याल से जो लेंडर्स है, जो क्रेडिटर्स है, उनको मिलेगा। जो भी पैसा अडानी इस सीमेंट प्लांट का पैसा देगा, उनके जो कर्जे हैं, उनके जो आउटस्टैंडिंग है, वो भरने में मदद होगी। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। सुनिए, पास आइए। देखिए, दो तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।